सभी बॉलीवुड सिने प्रेमियों को जितेंद्र माथुर का नमस्कार। फिल्म समीक्षा करने वाले चैनलों की भीड़ में आज एक अलग हटके चैनल आपकी सेवा में प्रस्तुत है, जिसका नाम है फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह आपका परिचय उन भूली बिसरी फिल्मों से करवाएगा जिनके बारे में प्रामाणिक जानकारी आज किसी भी स्रोत से उपलब्ध नहीं है। एक ज़माने में ऐसी फिल्में दूरदर्शन पर आया करती थीं, मगर आज वे ढूंढे नहीं मिलती हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की गुणवत्ता बड़ी ऊंची होती थी और इन्हें देखने का मज़ा ही अलग था। इस सिलसिले में हमारी आज की पहली पेशकश का नाम है इंसाफ का मंदिर। यह फिल्म 1969 में प्रदर्शित हुई थी। इसके प्रमुख कलाकार थे तब के उभरते हुए सितारे संजीव कुमार और स्नेहलता। लेकिन फिल्म में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी अपने ज़माने की मानी हुई अभिनेत्री नादिरा ने। फिल्म का दिग्दर्शन किया था बाबूराम इशारा ने, जो कभी बिमल रॉय के सहायक हुआ करते थे, लेकिन बाद में जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। यह फिल्म बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही प्रभावी है। फिल्म आरंभ होती है लॉ कॉलेज के स्टूडेंट संजीव कुमार के पास उनके पिता के एक टेलीग्राम आने से, जिसमें ये कहा जाता है कि उनके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें फ़ौरन बुलाया। संजीव कुमार पहुंचते हैं। घर का नौकर असित सेन उन्हें रिसीव करता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका है। वे एक चिट्ठी छोड़कर गए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वे संजीव कुमार के वास्तविक पिता नहीं थे। वे उन्हें मुंबई शहर में एक महिला नादिरा का पता देते हैं कि वह उन्हें उनकी माँ से मिला सकती है। संजीव कुमार मुंबई पहुंचते हैं असित सेन को साथ लेकर और नादिरा से मिलने जाते हैं, जिसने कि उनके स्वागत के लिए बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ाम कर रखा है। और जब वे उनसे आग्रह करते हैं कि उन्हें उनकी माँ से मिलाए, तो वे एक शर्त रख देती हैं कि उन्हें उनकी माँ से तभी मिलाया जाएगा जब वे नादिरा का गोद लिया हुआ बेटा बनना और उनकी सारी संपत्ति का वारिस बनना स्वीकार कर लेंगे। स्वाभिमानी संजीव कुमार को ये बात मंजूर नहीं। तो अब वे अपने नौकर असित सेन के साथ तय करते हैं कि मुंबई में रोजी रोटी के लिए कोई काम करेंगे और अपनी मां को स्वयं ही ढूंढेंगे। असित सेन अपने दोस्त मनमोहन कृष्ण के माध्यम से उन्हें मिला देते हैं तरुण बोस से, जो कि एक मशहूर वकील हैं। मनमोहन कृष्ण उन्हीं के कर्मचारी हैं। और संजीव कुमार को एक सुखद आश्चर्य तब होता है जब उनकी मुलाकात वहाँ स्नेहलता से होती है, जो कि कॉलेज में उनके साथ पढ़ती थीं और जो उन्हें चाहती हैं, और वे तरुण बोस की बेटी हैं। वहीं उन्हें यह पता लगता है कि नादिरा की सौतेली बेटी ने करीब 2 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। लेकिन मनमोहन कृष्ण का और स्नेहलता का यह मानना है कि नादिरा की सौतेली बेटी, जिसकी भूमिका अरुणा ईरानी ने की है, उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसका खून किया गया था और वो खून नादिरा ने किया था। तरुण बोस को इस बात से इत्तेफाक नहीं है, तो वे संजीव कुमार को एक सलाह देते हैं कि वे इस मामले की छानबीन करें और सच्चाई का पता लगाएं, ताकि मनमोहन कृष्ण और स्नेहलता के मन में जो गलतफहमी बैठी हुई है वो दूर हो सके। अब संजीव कुमार लग जाते हैं काम पर। साथ देती हैं स्नेहलता, छानबीन करते हैं मामले की और बहुत से चौंकाने वाले तथ्य उनके सामने आते हैं। धीरे धीरे सच्चाई परत दर परत उनके सामने उघड़ती चली जाती है, जिसका अंदाज़ा श्रोताओं को, यानी कि ऑडियंस को, लगभग पहले से ही होता है। उसके बाद संजीव कुमार एक मशहूर सरकारी वकील के सहायक बनते हैं और अरुणा ईरानी की मृत्यु के मामले को कोर्ट में रीओपन करवाते हैं। वे मुकदमा चलाते हैं नादिरा पर अपनी सौतेली बेटी की हत्या का। आगे का हाल, जो कि करीब करीब फिल्म के अंतिम 1 घंटे में समाया हुआ है, बहुत रोचक है। ये एक ऐसा कोर्टरूम ड्रामा है जो देखने वालों को बांध कर रखता है, भले ही वे सच्चाई से अनजान ना हो। लंबी चौड़ी बहसें होती हैं, लंबे चौड़े तर्क दिए जाते हैं और संजीव कुमार और नादिरा दोनों ही फिल्म के इस भाग में लगभग कमाल करते हैं। नादिरा के वकील बनकर सामने आते हैं तरुण बोस स्वयं, जो कि संजीव कुमार के मुकाबिल हैं, और जज की भूमिका पृथ्वीराज कपूर जैसे महान अभिनेता को दी गई है, जो कि पूरी गंभीरता और परिपक्वता के साथ मामले की सुनवाई करते हैं और अंत में सच्चाई का पता लगता है।
बहुत ही दुखद ढंग से यह फिल्म समाप्त होती है, लेकिन दुखद होकर भी यह फिल्म तड़पाती नहीं है, बल्कि दर्शकों को एक प्रकार का संतोष प्रदान करती है। फिल्म में कॉमेडी उतनी ही है जितनी आटे में नमक होता है। अनावश्यक रूप से कॉमेडी नहीं डाली गई है, जैसा कि एक कॉमेडी साइड ट्रैक का चलन हुआ करता था उस ज़माने में, उससे बचा गया है और ये इशारा जी की समझदारी का ही प्रमाण है। स्क्रीन प्ले एकदम कसा हुआ है, एडिटिंग एकदम चुस्त है और सादे ढंग से बनाई गई ये फिल्म कहीं पर भी ऐसा आभास नहीं देती है कि आप कोई बी ग्रेड फिल्म देख रहे हैं। यह ए ग्रेड ही लगती है हर तरह से, हर निगाह से, हालांकि इसका बजट कम मालूम होता है। फिल्म का संगीत अत्यंत मधुर है, सपन जगमोहन ने दिया है, नक्श लायलपुरी ने गीत लिखे हैं और इस मधुर संगीत का ही प्रभाव है कि हालांकि फिल्म में बहुत से गीत हैं जो कि कहानी के प्रभाव को बाधित करते हैं, लेकिन वे इतने अच्छे हैं और कलाकारों ने उन पर इतना प्रभावी अभिनय किया है कि वे अखरते नहीं हैं। सारे गीत मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं हैं, कुछ गीत सिचुएशनल हैं जो कि कहानी से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं और उसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। कुल मिला के गीत संगीत भी फिल्म का एक बहुत बड़ा गुण है, खूबी है, जिसके लिए भी इस फिल्म को देखा जा सकता है। यह फिल्म मनोरंजन देती है, प्रभावित करती है, भावनाओं को आलोड़ित करती है। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। संजीव कुमार और स्नेहलता बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे जाने पहचाने दो चेहरे हों, बिल्कुल सादगी से परिपूर्ण मध्यम वर्गीय लोग। तरुण बोस के चरित्र को बहुत ऊंचा उभारा गया है, जो कि एक परिपक्व पिता के रूप में सामने आते हैं, एक परिपक्व बुजुर्ग के रूप में सामने आते हैं। बाकी कलाकारों को भी अच्छा फुटेज दिया गया है। कोई भी कलाकार अपनी पहचान खोता नहीं है और जहां तक नादिरा का सवाल है, वे इस फिल्म की जान है। इशारा जी ने साबित किया कि वे अच्छी, प्रभावी, कई ट्विस्ट और मोड़ रखने वाली कहानियां फिल्म पर के पर्दे पर अच्छे ढंग से पेश कर सकते हैं। दर्शकों तक को शुरू से अंत तक बांधे रखने वाली फिल्म बना सकते हैं। इंसाफ का मंदिर उन तमाम लोगों के लिए है जो गोल्डन ओल्डीज देखना पसंद करते हैं, पुरानी फिल्मों का चार्म जिनके लिए मायने रखता है और जो फिल्म की किसी ग्रेड को ध्यान में न रखते हुए केवल अच्छी फिल्में देखते हैं और बुरी फिल्मों से बचते हैं। तो अच्छे सिनेमा के शौकीनों के लिए इंसाफ का मंदिर को मैं 4 स्टार रेटिंग देते हुए रेकमेंड करता हूं।